अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ते येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु चरणों में मैं नमन करते हुए आज इस आनंदित दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपदेशक विद्यावाचस्पति राज पंडित श्री मधुसूदन जी ओझा के 154वें जन्म महोत्सव पर आज हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनने के लिए इस तरीके का जो मंच हमने आज बनाया है, उसके माध्यम से मैं इस कार्यक्रम के आशीर्वाद दाता सार्वभौम जगत गुरु योगीराज विश्वगुरु श्री महेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा में जिस विश्वविद्यालय ने हमें साथ दिया और मुझे एक संरक्षण प्रदान किया, उस संरक्षक के रूप में विराजमान जयनारायण विश्वविद्यालय के बीसी साहब को मेरा प्रणाम। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के बीसी माननीय श्री अनुला मौर्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति जी प्रोफेसर राधा वल्लभ जी गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सब आज ओझा जी के इस महोत्सव में उपस्थित हैं और मैं आप सब के उद्गारों को सुनने के लिए, आपके उद्बोधन को जानने के लिए एक मंच को इस तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पुरोधा आचार्य के रूप में जोधपुर विश्वविद्यालय के पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ के निदेशक मेरी प्रेरणादायक प्रोफेसर सरोज कौशल जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक श्री संजय झाला जी, आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और हर पल पथ पथ पर मुझे दृष्टि देने वाले महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। ओझा जी के बारे में प्रतिदिन व्याख्यान होंगे और मैं मानता हूँ कि हमारे प्रांत के ही नहीं, संपूर्ण देश और विश्व के मनीषी यहाँ पर अपने व्याख्यान देंगे। मैं सिर्फ इतना सा ही आपको कहना चाहूँगा कि ये व्याख्यान जो श्रृंखला सहज रूप से जो तैयार हुई है और जोधपुर विश्वविद्यालय के निदेशक जी ने जिस तरीके से इसको पिरोया है, मैं मानता हूं कि शायद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये पहला ही इस तरीके का कार्यक्रम होगा। आपको जान करके बहुत हर्ष होगा कि ओझा जी विद्वान, मीमांसक, चिंतक इत्यादि तो थे ही। सबसे बड़ी बात यह है कि ओझा जी पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वेदों के अंदर
छुपे विशिष्ट ज्ञान को उजागर किया है। उन वैज्ञानिक को आज 154 वर्ष हो गए हैं जिनका जन्म हुए, और वो जन्म भी किस दिवस पर? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, और उन्हीं के आधार पर उनका नाम मधुसूदन हुआ, जो स्वनाम धन्य हुए। मैं ओझा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और 2-3 बातें मैं ज़रूर यहाँ पर आपके सामने निवेदन करूँगा कि शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता हो कि ओझा जी संस्कृत साधना में इस प्रकार व्यस्त रहे कि वो महीने में 1 दिन मात्र सोया करते थे, और अल्पायु में 284 ग्रंथों की रचना कर देना ये बहुत बड़ी साधना थी, और एक वैज्ञानिक ऋषि ही इस कार्य को कर सकते हैं, और वो ग्रंथ भी विपुल काय। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि ओझा जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, अनेकों संस्थाओं ने, अनेकों उनके शिष्यों ने, सब ने लगभग 100 वर्ष से उन कार्यों को करना शुरू कर दिया, और 1 शताब्दी पूरी हो गई है कि वो कार्य निरंतर चलते हैं। परंतु मैं ये मानता हूँ कि वो कार्य केवल 40% ही अभी उनके ऊपर कार्य हो पाया है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि यह 7 दिवसीय विचार संसद है, और प्रथम दिवस के रूप में जो व्याख्यान होंगे वो प्रोफेसर नारायण शास्त्री जी कांकर साहब का होगा, और अध्यक्षता मनीषी विद्वान हर्षदेव जी माधव करेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मंच पर विराजित सभी अतिथियों के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। हरि ओम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमो नारायणाय। सब महान ईश्वर विभूतिये आप सभी को ओम नमो नारायण। आज का ये उत्सव जो मना रहे हैं, जो कि एक महान ईश्वरीय विभूति पंडित श्री ओझा जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित सभी विद्वानों का मेरा सदा सदा आशीर्वाद, और जोधपुर विश्वविद्यालय में हमारे शोध संस्थान के साथ इस महोत्सव को मनाने का प्रस्ताव रखा, ये प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी, पूर्व कुलपति राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति अनुला वौर्य जी, सरोज कौशल जी, संजय जाला जी, महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर जी महाराज,
सुरेंद्र जी सभी को इस कार्य के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। व ओझा जी ने जो वेद के विज्ञान की खोज को उसने जनमानस व संपूर्ण विश्व के लिए सुलभ कराए, ऐसे आयोजनों की महत्वता है। पंडित श्री ओझा जी के जन्म महोत्सव पर संपूर्ण देश प्रांत को मेरा आशीर्वाद है और आप सब कामनाओं देते हुए मैं हमेशा हमेशा यही चाहता हूँ और बड़ा गौरव रहता है मुझे कि मेरे भारत महान है। मैं 52 वर्षों से बाहर रहता हूँ, कई देशों के अंदर 51 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए भी भारत जैसे महान ईश्वरीय विभूति बहुत ही मिलती है। चाहे कैसा भी हो, इस समय शायद ऐसा ही चल रहा है, लेकिन भारत भारत है, महान पुरुष है। और पंडित श्री ओझा जी के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से आज हमारे को पुनः वापस हमारे सभी महापुरुषों के लिए वेदों का ज्ञान और पूरे विश्व में इसको वापस हम लेकर के चल रहा हूँ। इसके अंदर आगे हमारे कई महापुरुष अलग अलग देशों के अंदर जा रहे थे, लेकिन आप सभी जो कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे जो भी सज्जन आपके साथ में आए हुए हैं, कर रहे हैं, आपको मैं बधाई देता हूँ। और मेरे प्रिय महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी, आपके बहुत नज़दीक हैं और बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि दूसरे विदेश से आए हुए हैं और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत महाप्रभु जी के मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद के साथ मैं आपको ओम नमो नारायण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मुझे अति प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है कि पंडित मधुसूदन ओझा के 154वें जन्म महोत्सव के पावन पर्व पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संस्कृत विभाग के पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ तथा विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय विचार संसद अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। कोविड त्रासदी काल में भी आयोजकों ने परंपरा बनाए रखी है एवं वेबिनार के माध्यम से विद्वानों के व्याख्यान कराए जा रहे हैं। मैं सभी विद्वानों तथा प्रतिभागियों का मेरी तरफ से एवं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा पूरी आयोजकों की टीम को बधाई देते हुए इस वेबिनार के सफलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हो, पंडित मधुसूदन ओझा 20वीं शताब्दी के प्रखर एवं तेजस्वी दार्शनिक चिंतक के रूप में विख्यात हैं। वेद तथा दर्शन की परंपरा को भाष्यकारों और टीकाकारों में अनवरत समृद्ध किया है।
इसी परंपरा में पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, स्वामी सुरजन दास, पंडित अनंत शर्मा आदि विद्वानों ने भारतीय साहित्य की वैदिक और दार्शनिक परंपरा को नूतन वैचारिकी प्रदान की है। पंडित ओझा की अदिति का विषय गुण, गहन अध्ययन, प्रखर प्रतिभा और अभिव्यक्ति में अभिनवता उन्हें आधुनिक शोधार्थियों की कक्षा में स्थापित करती है। उन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रंथों का प्रणयन किया, जबकि उनके सुयोग्य शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री ने लगभग 80,000 पृष्ठात्मक वाग्मय की सर्जना की। वैदिक परिभाषिक शब्दावली की सुचारू व्याख्या पंडित ओझा की महती विशेषता है। लगभग 228 शास्त्रीय ग्रंथों का अल्पायु में लेखन करना एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य में नहीं हो सकता। अतः मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनके लिए कि वाग्देवी ही थी प्रकट अथवा वेद व्यास, आए थे अवतीर्ण हो मधुसूदन के पास। पंडित ओझा के साहित्य को प्रकाश में लाना, हिंदी अनुवाद एवं आलोचकों सहित उसको प्रकाशित करना हमारे सभी का एक पुनीत कर्तव्य है। जोधपुर के संस्कृत विभाग में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990 में पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। प्रोफेसर दयानंद भार्गव के द्वारा इस साहित्य को अपनी जीवन साधना ही बना लिया गया। प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार इस शोध प्रकोष्ठ के प्रथम नियुक्त निर्देशक रहे। तब से लेकर आज तक शोध प्रकोष्ठ ने करीब 20 अति महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किया है। संस्कृत विभाग प्रतिवर्ष पंडित मधुसूदन ओझा जयंती का आयोजन करता रहा है। मैं सार्वभौम जगतगुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वरानंद जी के प्रति प्रणामांजलि ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला आयोजित करने में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। संस्कृत साहित्य के शलाका पुरुष साहित्य अकेडमी सहित अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से अलंकृत कवि चिंतक राधावल्लभ त्रिपाठी के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने सारस्वत अतिथि के रूप में कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर अनुजा मौर्य कुलपति जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान संस्कृत एकेडमी के निदेशक श्री संजय झाला मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शोभा प्रदान कर रहे हैं। महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी तथा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा के साथ योजनाबद्ध शैली से प्रोफेसर सरोज कौशल इस महनीय व्याख्यान परंपरा और श्रृंखला का आयोजन कर रही हैं। मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पंडित मधुसूदन ओझा के साहित्य के प्रकाशन और प्रचार में अपने परिश्रम का सदुपयोग करेंगे। और अंत में मैं ओझा जी के लिए कहना चाहता हूं कि अपने किरदार से जो करते हैं तारीखों को रोशन, जमाना ऐसे लोगों को हमेशा याद रखता है। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान विश्वविद्यालय तथा श्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सम्मान्य कुलपति द्वय, श्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर सरोज कौशल जी, आदरणीय स्वामी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय तथा सभी श्रोताओं, देवियों और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि महापंडित महामहोपाध्याय आचार्य मधुसूदन ओझा की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मधुसूदन ओझा का जन्म
19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास का अनोखा समय है। विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के 3 दशक, यह जो लगभग 80 वर्ष का 90 वर्ष का समय है, यह भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण का, नवजागरण का समय है। और इस अवधि में जितनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ जन्म उनका हुआ, जितनी बड़ी बड़ी विभूतियों का इस अवधि में जन्म हुआ, उतना कदाचित विश्व इतिहास में अन्य किसी दौर में नहीं हुआ होगा। संस्कृत की पांडित्य परंपरा पर भी विशेष रूप से यह बात लागू होती है कि इस अवधि में जितने बड़े बड़े पंडित, संस्कृत शास्त्र परंपराओं के भाष्यकार, व्याख्याता और विचारक उत्पन्न हुए, कदाचित अन्य किसी अवधि में इतने महान विचारक, चिंतक और पंडित नहीं हुए होंगे। एक साथ हम देखते हैं कि कई नक्षत्रमाला, कई विभूतियों की हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। इन्हीं पंडितों में से, शास्त्रों के भाष्यकारों में से कुछ प्रखर विचारक ऐसे भी थे जो इस बात को समझ रहे थे कि राजनैतिक स्वाधीनता मिलना ही पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। जब तक सांस्कृतिक साक्षरता नहीं होगी, राष्ट्र की परंपराओं का सही परिप्रेक्ष्य में बोध नहीं होगा, तो भारत आज़ाद होकर भी गुलाम ही रह जाएगा। इस दृष्टि से जिन पंडितों ने हमारी पूरी परंपराओं की व्याख्या करने का प्रयास किया, उनमें एक अन्यतम हैं पंडित मधुसूदन ओझा। बिहार में, मिथिला में एक गांव में उनका जन्म हुआ था, परंतु उनका संबंध जयपुर से विशेष रहा। पूरे भारत में 3-4 नगर 19वीं शताब्दी में ऐसे थे जो कि केंद्र बन रहे थे इस वैचारिक क्रांति के। ये जो पुनरुन्मेष हो रहा था भारत की परंपराओं को पुनः व्याख्यायित करने का, उसके कुछ नगर केंद्र बने। कलकत्ता एक बड़ा केंद्र इसलिए था कि वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपने पांव पसारे, और सर विलियम जोन्स तथा अन्य विदेशी जो संस्कृतविद वहाँ अधिकारी के रूप में रहे, उन्होंने पंडितों से संवाद किया। उस संवाद के द्वारा यूरोपीय मानस की एक समझ संस्कृत के पंडितों के बीच में आई, और उसके द्वारा एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात भी वहाँ हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ा केंद्र जयपुर था, जिसमें कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हुए, और जयपुर के महाराजा जो गुणग्राही थे, वो समय के आगे देख रहे थे। तो भारत आज़ाद होने के पश्चात किन उपादानों की उसको अपेक्षा होगी, किन ग्रंथों की अपेक्षा होगी, इस बात को ये शासक और पंडित जो उनके साथ काम कर रहे थे समझ रहे थे। तो जयपुर के महाराज ऐसे ही शासक थे, माधव सिंह जी, और पंडित मधुसूदन ओझा एक ऐसे ही पंडित थे। 1902 में पंडित मधुसूदन ओझा जयपुर नरेश के साथ विदेश यात्रा करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक महोत्सव है, उसमें महाराज माधव सिंह उनको अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ऐसे पंडित हैं जिनका कि संवाद होना यूरोप के पंडितों से आवश्यक है। और पंडित मधुसूदन ओझा का व्याख्यान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होता है संस्कृत में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो संस्कृत के दिग्गज पंडित हैं, आर्थर एंटोनी मैकडोनल, जिनको कि वेद पर उनके कार्य के लिए अभी भी स्मरण किया जाता है, उनकी वैदिक इंडेक्स को हम लोग अभी भी परामर्श उसका करते हैं। वेंडेल थे, थॉमस थे, ये उस समय के बड़े संस्कृतज्ञ उसमें मौजूद थे। और वेदों में विज्ञान पर पंडित मधुसूदन ओझा ने संस्कृत में वहाँ व्याख्यान दिया। इसके कुछ समय बाद ही आइंस्टीन अपनी सापेक्षता का सिद्धांत लेकर के आते हैं,
और वे पूरी विज्ञान की परंपरा को बदल देते हैं। दिक्काल की एक नई अवधारणा वे प्रस्तुत करते हैं। उसके कुछ साल बाद ही मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी लेकर के आते हैं। पूरा विज्ञान का परिदृश्य बदल जाता है। जो भौतिक शास्त्र है, जो कि ये मानता था कि इस विश्व का जन्म कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से हुआ है, कुछ चीज़ों को जोड़ करके यह बनी है दुनिया, यह जो वे मानते थे, उसकी बजाय वे परमाणु के रहस्यों के भीतर प्रवेश करने लगे। और परमाणु में तो सारा, एक परमाणु में जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको कि हम आँखों से नहीं देख सकते, उसी के भीतर अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखा। वेदों में, वेदांत में, बौद्ध दर्शन में, चिंतन के धरातल पर इस बात को कह दिया गया था, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। विज्ञान ने पश्चिम में प्रयोगों के द्वारा उसको सत्यापित करना आरंभ हुआ और एक नई विश्व संस्कृति का, नई वैचारिक परंपरा का जन्म हुआ। ये भौतिकी जो है पराभौतिकी में रूपांतरित होती है, तब्दील होने लगती है। उसके एक बड़े, इस चिंतन के एक बड़े पुरोधा महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा थे, जिन्होंने कि वेदों में विज्ञान की बहुत ही मौलिक व्याख्या की और विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में किस प्रकार से सृष्टि विद्या है, इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो ये जो सृष्टि विद्या की बात कर रहे थे, उसमें एक जो कॉस्मोलॉजी पर चिंतन भौतिक शास्त्र के अंतर्गत और कॉस्मोगोनी के अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आरंभ हुआ, उसमें हम एक संवाद देखते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि आइंस्टीन ने हमारे यहाँ से वेदों से थ्योरी ले ली, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी और क्वांटा का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने मधुसूदन ओझा के व्याख्यान से ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक संवाद होता है, विश्व में वैचारिक परंपराओं का संवाद होता है। आइंस्टीन के सामने बड़ी परंपरा थी पश्चिम में भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक अनुसंधान की, न्यूटन उनके पहले हो चुके थे। मैक्स प्लैंक के सामने आइंस्टीन थे, दूसरे वैज्ञानिक थे। तो एक बड़ी जो क्रांति हुई, लेकिन ये एक ऐसे समय में हुई जो कि पूरे विश्व में एक पुनर्जागरण का काल है और एक आधुनिकता का दौर हमारे चिंतन में आ रहा है। बहुत सारी जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको चुनौती दी जा रही है और पूरा जो भौतिक शास्त्र का पैमाना है वह बदला जा रहा है और नव्य भौतिकी का उदय हो रहा है। तो महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा की उपस्थिति इस सारे परिदृश्य में इस बात को रेखांकित करती है कि भारत की इस चिंतन में एक भूमिका है। जो हमारे मनीषी अंदर की, भीतर की प्रयोगशाला में जो तत्व देख चुके थे, उसको बाहर की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक पश्चिम के देख रहे हैं। ये बात इससे सामने आती है। और ये दोनों परंपराओं में कहीं न कहीं एक संवाद की संभावना भी बनती है। इस दृष्टि से मधुसूदन ओझा जी ने जगत गुरु वैभवम लिखा, जो उन्होंने वैदिक ब्रह्मा की ऐतिहासिक वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने इंद्र विजय लिखा। संस्कृत में, हिंदी में 200 ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ उन्होंने लिखे। इतना बड़ा कार्य कुछ कम ही लोग कर पाते हैं विश्व के इतिहास में। कुछ ही उदाहरण हमारे सामने हैं और विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के जो पंडित हैं उनके ही उदाहरण हमारे सामने हैं। इतना बड़ा कार्य विश्व इतिहास में कम ही लोगों ने किया है कि अकेले 7 को लेकर 400 पुस्तकें लिखते हैं, अकेले उनका प्रकाशन करते हैं एक छोटे से गांव पारडी में अपना लेटर प्रेस डाल करके। और ऐसे एक एक ग्रंथ ऐसा है कि जिससे कि पूरी तहलका मचता है भारत में। अकेले मधुसूदन ओझा 200 ग्रंथ मौलिक लिखते हैं, उसमें वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या वे करते हैं। इंद्र विजय में भौम, दिव्य और शरीर की त्रिलोकी का विवेचन वे करते हैं। वे आर्य भारत में बाहर से नहीं आए। ये जो सिद्धांत प्रचारित किया जा रहा था आर्यों के भारत में बाहर से आने का पश्चिम के विद्वानों के द्वारा, उसको भी चुनौती देते हैं। तो पूरी जो औपनिवेशिक मानसिकता अंग्रेजों के द्वारा, विदेशी शासन के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि हमारी एक दिमागी गुलामी में हमको ढाल रही है, उसको ये पंडित लोग उस समय चुनौती दे रहे थे। दुर्भाग्य से हम उनको भूल गए। 60 साल पहले, 70-80 साल पहले जिन पंडितों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, वो हमारे दिमाग से उनकी स्मृतियाँ धो दी गई, पोंछ दी गई उस विदेशी हुकूमत के द्वारा, खास तौर से उसके बाद जो आज़ादी के बाद जो कुछ हुआ उसके द्वारा खास तौर से। इसलिए महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा का स्मरण आज किया जाना चाहिए। उनके ग्रंथों का पुनः प्रकाशन किया जाना चाहिए। व्योमवाद है जिसमें कि सृष्टि विद्या की आकाश के माध्यम से उन्होंने व्याख्या की है। अपरवाद है जिसमें कि काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, इन तत्वों के द्वारा
सात तत्वों के पारस्परिक संयोग से सृष्टि किस प्रकार से जन्म लेती है, जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी व्याख्या वो सृष्टि विद्या में इस प्रकार से करते हैं। आवरणवाद उनका ग्रंथ है, अम्भोवाद उनका ग्रंथ है, अत्रिख्याति दशवाद रहस्य, ये जो उनके ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ का अवश्य मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि विदेश यात्रा पर, विशेष रूप से समुद्र यात्रा पर भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। बहुत सारे ज्वलंत प्रश्नों पर भी उन्होंने दृष्टिपात किया और उस समय विवाद हो रहा था पंडितों में कि समुद्र यात्रा करनी चाहिए कि नहीं। और काशी के पंडित तो एक तरफ थे, वो एक छोर पर थे, कलकत्ता के पंडित, जयपुर के पंडित वो दूसरे छोर पर थे। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा तो खुद समुद्र यात्रा करके राजा माधव सिंह के साथ ऑक्सफोर्ड गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो विश्व में संवाद के लिए थोड़ा आगे आना होगा, ये पंडित अपने समय से आगे देख रहे थे। अनेक पंडित थे जिन्होंने समुद्र यात्रा के समर्थन में संस्कृत में नए शास्त्र लिखे और विरोध में भी काशी के पंडितों ने शास्त्र ग्रंथ संस्कृत में उस समय लिखे। विधवा विवाह के विरोध में भी काशी के पंडित ग्रंथ लिख रहे हैं और विधवा विवाह के समर्थन में भी संस्कृत में उस समय ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी जा रही हैं। तो यह जो एक वैचारिक आंदोलन का समय है जिसमें कि दोनों तरफ से विवाद हो रहा है और समय के आगे क्या होने वाला है इसको भी पंडित लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इस पर भी विचार किया और एक ऋषि की भूमिका उन्होंने हमारे समय में अदा की। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं संजय झाला, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी, आप सभी महानुभावों को इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ और इस अवसर पर पुण्य स्मरण करता हूँ समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपदेशक जयपुर राज्यसभा के प्रधान पंडित श्री मधुसूदन जी ओझा को, जो वेद मार्तंड हैं। इनके 154वें जन्म महोत्सव पर आप समस्त संस्कृत अनुरागियों को अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। पंडित ओझा ने, जैसा कि आप सब जानते हैं, जीवन में लगभग 184 ग्रंथों का प्रणयन किया जो सब वेद पुराण पर आधारित है। आपने वेद में विज्ञान और वेद में इतिहास, इस ज्ञान को सर्वप्रथम जनमानस के समक्ष रखा। वैदिक ग्रंथों में छुपे वैज्ञानिक रहस्यों को जनमानस के समक्ष पहुंचाया, यज्ञ विज्ञान को बताया और पुराणों का उद्धार किया। कृष्ण द्वैपायन जो कि 28वें व्यास हैं, उसी क्रम में 29वें व्यास के रूप में मैं आदरणीय ओझा जी का स्मरण करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं संस्कृत अकादमी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे संस्कृत के मनीषियों, हमारे संस्कृत के पितृ पुरुषों द्वारा जो भी ओझा जी के संबंध में मुझे आदेश दिया जाएगा, मुझे मार्गदर्शन दिया जाएगा, मैं अक्षरशः उसकी अनुपालना करूंगा। पुनः आप सभी को प्रणाम और अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम अग्ने नये सुपतारये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठं तेन मौक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। I would like to greet and welcome all of you to the 154th birth anniversary of one great Indian scholar known as Pandit Madhusudan Oja. He lived at the end of 18th century and beginning of 19th century. This program today, because of Corona, is not live. It's organized via YouTube, and we had luck to get invitation and to get response from so many people, mostly from Pandit Madhusudan Oja, Shodh Prakosht Department of Sanskrit, Jai Narayan Vyas University in Jodhpur. And not only that, we are honored with the Vice Chancellor of Jodhpur University, P.C. Trivedi, and since our Shodh Sansthan, our research center, is working under Jagat Guru Ramanandacharya Sanskrit
Vishwavidyalaya, Sanskrit University, our Vice Chancellor of our Sanskrit University, Dr. Anula Maurya, also joined us for this session. We thank both of them. We have also honored guest, ex-Vice Chancellor of Rashtriya Sanskrit Sansthan, Professor Radha Vallabh Tripathi. I'm also thanking him for his contribution. Presiding over the whole program, because this is not only one-day program, it will be 1 week series. Today is opening ceremony, and the whole program will take over 7 lectures in 7 days of various professors and various scholars. Professor Saroj Kaushal from Jodhpur University, Jainarayan Vyas University is presiding over all these programs, and our chief guest is Shri Sanjay Jalaji from Rajasthan Sanskrit Academy. I'm thanking once again to all our guests and to all of our participants for allowing us for this program to start. Pandit Madhusudan Ojha is one very great scholar who lived in India. He originated from Bihar, but he was sponsored by many people, but mainly with the Jaipur Maharaja, the king of Jaipur, and he came and lived in Jaipur for most of his life. Now, in his whole life, we know that he wrote 284 books. So far that we know, many books disappeared because of the age was non-independence, and then independence came, and so many different reasons. The kingdoms disappeared and so on. But what is very important with Pandit Madhusudan Ojha, he once went to London, and with his knowledge he managed to impress the whole British Parliament, and especially he was the first one who gave the scientific view on the Vedas. The Vedas are the basic holy scripture or basic knowledge scripture of India, and the first person who gave proper scientific introduction to that, including the geography, politics, and many other things, was actually Pandit Madhusudan Ojha. Of course, he had many disciples, and his work was quite famous, but not as famous as one would hope for. His one main disciple was Motilal Shastri, who wrote by his hand 10,000 pages, and he explained the complete theory of Pandit Madhusudan Ojha in these 10,000 pages. Then Adyadatta Thakur, he did publications of many of his books with the translation. Girdhar Sharma Chaturvedi, Bhat Mathunath Shastri, Surjanda Swami, and many others. These are the 5 main disciples. Of course, when we go more in his life, we will find out more about him and about them. But to publish such things, the societies which worked on that did a great job. So the first mentioned, the biggest advance in the scientific work of Madhusudan Ojha did Professor Kapurchand Kulish, and of course his son Gulab Kotariji. And they published with Rajasthan, in the premises of Rajasthan Patrika, they published 71 books of Madhusudan Ojha. 71 books is quite a big achievement.
And I remember that first time in 1990 when I met dear Kapuchan Kulisji, I asked him some question about physics, which he of course answered that the answer lies definitely in Vedas. And from that time my desire to study Vedas became more active. Gulab Kotari made this because when you read the Madhusudan Ojha books, you will find out that they are quite difficult, because the knowledge is very tricky, how to transfer the knowledge into simple words. So Gulab Kotari did this in his work Manas, in which we can get everywhere. So I would suggest you for the simplicity, if you can start from there. Then after that, Manav Ashram is run by great-grandson of Motilal Shastri, and he is doing also publication of the published and unpublished work. Then Pandit Madhusudan Ojha Prakosh, this our co-organizer, or basically main organizer of this event, they published 19 books of Madhusudan Ojha together with translation. Now one would ask, for the person who had more than 260 works, to publish only 71 works by Rajasthan Patrika and 19 works by Jodhpur University, it seems quite less. Well, we should know that Madhusudan Ojha wrote only in Sanskrit. So the person who has really great knowledge in Sanskrit, who are connected with the Vedas, who are connected with Brahmanas, Aranyakas and Indian philosophy, actually can do the proper translation. So it's a huge work to translate his books, and it's actually a huge work. So once again, I would thank to Gulab Kotari and his father for such a great work. And next, Rajasthan Sanskrit Academy issued 4 books. Sri Shankar Shikshayatan in Delhi, 5 books. Pranch Vidya Pratishtan Jodhpur and Jaipur, 3 books. Vedic Yantrala in Ajmer, they did all the books but in Sanskrit, so they have nowadays limited values. And Vishwagurudeep Ashram Shod Sansthan, or us, we so far published 5 very small books. We hope we manage to continue this great tradition. But as you can see, the work of Madhusudan Ojha is so vast and so complicated to publish one book, to understand one thing, and the points he mentioned in his lectures is quite difficult. That's why it takes so much time and it takes so much effort to do that. So I would like to thank all of them for their work, and we hope that we will manage to continue in their footsteps. At the end, I would like to thank my Gurudev, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahaswami Ashwaranji, because without him, I would never be introduced into this Indian culture in such a deep way. When you remove all the surface errors, the surface waves, and all this what is not interesting, and you come to the middle of Indian culture, is the pure jewel, the gold, the diamond. So I would like to thank him and all our parampara for the blessing that I'm able to be here. Siddhip Narayan Bhagwan ki jai.